हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5th ऑफ चैप्टर स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, बाय द वे, वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर दैट इज स्टोइकियोमेट्री। आई विल बी टीचिंग यू दिस chapter. We will deal each and every topic in detail. वो सब बातें अलग हैं, but if you have any doubt, any specific doubts for the topic which I am teaching you, या उसके अलावा भी कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट्स होते हैं, you can write it in the comment section. I'll answer you as the earliest possible. और उसके अलावा if you want any chapter to be done in prior manner, तो you can ask me. You can write it in the comment section, and that will help me out to choose out the chapter which has to be dealt on priority basis. ठीक है, तो चलो, without wasting any further time, let us start our fifth lecture of stoichiometry. In this video lecture, we will be dealing with the concepts like mass of an atom of an element, mass of molecule of a compound, and what is Avogadro number, all the concepts that are related to moles calculation. ठीक है, तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला टॉपिक दैट वी विल बी डीलिंग इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एक एटम का जो मास है उसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है। पहला एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास, और तीसरा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके भी मास को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। एक है एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, या सिर्फ मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। दूसरा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और तीसरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो चलो फिर समझते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। इसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन, वन मतलब सिर्फ एक, सिंगल एटम, एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का जो मास होता है, इसे ही हम लोग एब्सोल्यूट एटॉमिक मास या फिर कई बार सिर्फ एटॉमिक मास भी बुलाते हैं। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि जब भी एक एटम के मास की बात की जाएगी तो किसी भी सब्सटेंस के एक सिंगल एटम का मास बहुत कम होगा। तो हम लोगों को जो यूनिट भी सेलेक्ट करना होगा वो उसी के रेस्पेक्ट में सेलेक्ट करना होगा। मतलब कि जैसे अगर हम लोग कुछ छोटा मोटा सामान खरीदते हैं जो बहुत कम वजन का हो तो ग्राम में मेजर कर लेते हैं। जबकि अगर कुछ थोड़ा बहुत भारी होता है तो उसे केजी में मेजर करते हैं, थोड़ा और भारी होता है तो क्विंटल में मेजर करते हैं। और जैसे जैसे बड़े बड़े मान लेते हैं वजनदार चीजें होती है, जैसे लेट अस थिंक ऑफ ट्रक्स, तो उसे टन्स में मेजर किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस, डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस, देयर कैपेसिटीज, वी ऑलवेज चूज आर यूनिट्स। तो ठीक ऐसे ही जब भी एक सिंगल एटम की बात की जा रही है तो एटम, एक सिंगल एटम का वजन बहुत छोटा होगा। तो बार बार अगर हम लिख रहे हैं 10 के पावर -24, 26, 27, ऐसे ऐसे करके अगर नंबर्स लिख रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होगा। तो एक यूनिट ही डिफाइन कर लिया जाए जो एक एटम के मास के रेस्पेक्ट में उससे कॉम्परेबल, करीब करीब कॉम्परेबल यूनिट हो। तो हम लोग यहाँ पर में यूनिट उठाते हैं। यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट एटॉमिक मासेस, म्यू। इसको लिखते हैं यूनिफाइड, इसे कहते हैं हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास, या फिर एएमयू। एएमयू को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, इनमें थोड़ा सा अंतर है, एटॉमिक मास यूनिट, इनमें थोड़ा सा अंतर है। हालांकि वैल्यू वाइज अगर बात की जाए कि किसकी वैल्यू ज्यादा है या किसकी वैल्यू कम है, तो बोथ हैव सेम आइडेंटिकल वैल्यूज। ठीक है, असल में ये वैल्यूज आते हैं 1 म्यू इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 के पावर -27 केजी, और वी कैन राइट 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, और वी कैन राइट 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर ग्राम। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर क्या है? तो एक नंबर है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक एमयू की भी बात की जाए तो इसका भी वैल्यू हम लोग सेम ही लेंगे, दैट इज 1 म्यू के ही बराबर 1.66 इंटू 10 के पावर -27 केजी, जो कि वैल्यू बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। अब हम लोग इस यूनिट तक कहां से पहुंचे, कैसे आए, ये सब बातें करेंगे। हालांकि इसको अभी डिफाइन कर ही देते हैं। व्हाट इज इट? तो इट इज 1/12 द मास
ऑफ अ C12 कार्बन एटम। एक C12 कार्बन एटम के, यानी C12 का मतलब जिसे हम लोग नॉर्मल कार्बन एटम कह रहे हैं, एक सिंपल कार्बन एटम का जो मास होता है, एक नॉर्मल कार्बन एटम का जो मास होता है, उसके मास का 12वां हिस्सा, यानी 1/12 मल्टीप्लाई करें तो ये जो आता है, दैट दिस इज कॉल्ड 1 म्यू। तो कैसे लिखेंगे फिर? 1 म्यू कैन बी रिटन एज 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, तो ये था एक म्यू का डेफिनेशन। अच्छा, एक बात और समझ लें कि ये जो AMU है, इसका भी वैल्यू तो सेम है, एटॉमिक मास यूनिट। हालांकि ये पहले डिफाइंड था, अर्लियर इट वाज डिफाइंड, और इसका डेफिनेशन होता था 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये डेफिनेशन हुआ करता था। बाद में जब दोनों को इक्वेट कर दिया गया तो AMU का भी डेफिनेशन ये कार्बन वाले ही टर्म्स में बन गया। फिर कार्बन को क्यों चुना गया? कार्बन को इसलिए चुना गया क्योंकि इसका एक तो नेचुरल अबंडेंस ज्यादा है, बहुत जगह मिलता भी है, फ्री स्टेट में भी मिल जाता है, ये बात है। और फिर इसके नॉर्मल वाले कार्बन का परसेंटेज भी ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे आइसोटोप्स अगर मौजूद होते हैं ना, तो एवरेज निकाल करके मास कुछ अलग आता है, वो हम समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव गॉट 1 AMU, वी हैव गॉट 1 म्यू, और इनकी वैल्यूज अपने को पता है केजी में, इनकी वैल्यूज अपने को पता है ग्राम में, इनका डेफिनेशन अपने को पता है। अच्छा, AMU पहले आया था। अच्छा, अगर हम सीक्वेंस को एक बार समझा दें, तो सबसे पहले एटम का जो मास मेजर करने के लिए यूनिट चुना गया, बहुत छोटा यूनिट चुना गया, तो सबसे पहले डाल्टन चुना गया। डाल्टन था मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। तो पहले ऐसे कहा जाता कि ये जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम के 16 टाइम्स है, ये जो एटम है हाइड्रोजन एटम के 12 टाइम्स है, ये जो एटम है ये मतलब हाइड्रोजन एटम के 14 टाइम्स है। तो इस तरीके से ये नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता था। तो हाइड्रोजन एटम के मास को ही एक यूनिट चुन लिया गया था, और सोच लिया गया था कि भाई किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम का मास जब भी मेजर किया जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम के मास के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा कि हाइड्रोजन के कितना गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से। बाद में इसको चेंज किया गया, तो आया AMU। AMU क्या आया? तो AMU था 1/16 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसको चेंज किया गया तो आया म्यू, ये क्या बना? 1/12 इंटू मास ऑफ C12। ठीक है, तो ये सीक्वेंसिंग है, हिस्ट्री के हिसाब से अगर समझा जाए तो, हिस्टोरिकल अगर क्रोनोलॉजी को समझा जाए तो ये इस तरीके से बेसिकली बना हुआ है। लेकिन आज के डेट में अगर कोई पूछे, तो आज के डेट में हम लोग डाल्टन हो, AMU हो या म्यू हो, तीनों को सेम ही मान करके चलेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव अनदर पॉइंट। तो हम लोग ये क्या लिख रहे हैं कि भाई ये जो मास है किस में रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू। अगला पॉइंट ये कहता है कि ये जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है, दिस एब्सोल्यूट एटॉमिक मास is actually an average, एक एवरेज होता है of the mass number of different isotopes of an element found in nature। अच्छा, आई हैव डील्ड विद द टॉपिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, इन्हीं के अलावा आइसोटर्म्स ढेर सारे जो होते हैं इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो लेक्चर, यू कैन वॉच दैट वीडियो लेक्चर एंड देन रेफर टू दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, अभी खैर आगे बात करते हैं आइसोटोप्स। यहाँ भी मैं समझा दिए देता हूँ क्या होता है भाई आइसोटोप। एक ही एलिमेंट के अलग अलग, अगर एक ही एलिमेंट तो मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, अगर अलग अलग मास नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मान लेते हैं कार्बन का ही है, तो 6 एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर 12 है, 13 है और 14। तो अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सभी एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं, और इनका एक नेचुरल एबंडेंस होता है, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन का एक 17 और 37 यानी 37, एक क्लोरीन 17 और 35, टू टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स आर फाउंड इन नेचर, यानी दो अलग अलग प्रकार के आइसोटोप्स मिलते हैं। अब इनकी जो परसेंटेजेस हैं, यानी इनके जो परसेंटेजेस हैं, वो हैं कुछ इस प्रकार। जैसे इसका परसेंटेज है 37 वाले का, 37 वाले का जो परसेंटेज नेचर में मिलता है, दिस इज 70
सॉरी, दिस इज 25%, जबकि दिस इज 75%। और इसे कहते हैं, वी कॉल दिस नेचुरल एबंडेंस। क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस नेचुरल एबंडेंस। अब क्या है कि नेचर में अगर 100 क्लोरीन है, 100 क्लोरीन, तो उसमें से 25 क्लोरीन 37 मास वाले हैं, जबकि 75 क्लोरीन 35 मास वाले हैं। तो अगर हम एक एवरेज निकालें कि एवरेज क्या आएगा, तो ये आएगा, हम लोग जानते हैं ना कि भाई एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, टोटल मास बटे टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर। अब हम बोलते हैं टोटल मास कितना होगा। अगर 100 में 25 क्लोरीन जो है, 100 में 25 क्लोरीन 37 मास के हैं, तो ये टोटल वजन कितना हो गया? 37 इंटू 25। अगर 100 में 75 क्लोरीन का मास है 35, तो ये आ जाएगा 75 इंटू 35 अपॉन अपॉन डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाता है 35.5, 49 समथिंग आता है, तो 35.5। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक मास, इसे कहते हैं एटॉमिक मास। तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझेंगे। ये जो, अगर हम बोल रहे हैं क्लोरीन 37 है और क्लोरीन 35 है, ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, दिस नंबर इज कॉल्ड मास नंबर। इसे क्या कहते हैं? मास नंबर। ये होता है सिंपली न्यूट्रॉन का संख्या प्लस प्रोटॉन का संख्या। और जब इनका एवरेज निकाला जाता है, इनके मासेस का बेसिकली एवरेज निकाला जाता है, तो ये जो एवरेज निकल करके आता है, उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। क्योंकि इसका मास भी इसी के बराबर होता है 37, और इसका मास 35। ठीक है, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, और सिर्फ एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड इनफ, ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब आगे बातों को समझा जाए और। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि लेट अस सपोज देयर आर टू आइसोटोप्स 20 और 22, और ये 4:1 के रेशियो में मिल रहा है। ये रेशियो में दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया है। तो भाई रेशियो को भी परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वी कैन राइट दिस 4 एज 80% और इसे 20%, है ना। अगर रेशियो है तो परसेंटेजेस में लिखा जा सकता है। हालांकि अगर हमसे पूछे इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो इसका एटॉमिक मास लिखा जाएगा, इसका एटॉमिक मास लिखा जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 22 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 4 प्लस 22 अपॉन 1 इन डिवाइडेड बाई 5। सो इट वुड बी 80 प्लस 22 अपॉन 5, यानी कि 102 अपॉन 5, 20.4, ये एवरेज है। सो इट इज 20.4। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अच्छा जो ये एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास कितना है, तो आई विल राइट 20.4 म्यू। ये म्यू लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा 20.4 AMU। अगर कोई बोले नहीं नहीं भाई ये छोड़ो, ये छोड़ो, आप ना इसको ग्राम में बताओ, तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, रुक जाओ। 20.4 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, सिंपल। 20 है ना, ये हो गया। जैसे ही क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे उसमें परसेंटेज ही आपसे पूछ दे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ करके जाऊंगा, यू विल ट्राई इट आउट एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। मान लेते हैं कि दो आइसोटोप्स, एक है कॉपर, एक है कॉपर, जस्ट एक है कॉपर 63, एक है कॉपर 65। अगर इसका एवरेज जो है, एवरेज वो आ रहा है कॉपर 63.6, ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच, दोनों के परसेंटेजेस क्या क्या होंगे। ठीक है, दोनों के परसेंटेजेस क्या क्या होंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आई विल गिव अ हिंट ऑफ। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ा जाए अब इसके बाद। तो अगर हमको कभी अच्छा मासेस अगर लिखने ही हो, तो हम ऐसे लिखेंगे फिर एलिमेंट्स के, जैसे यहां अगर हम एक लिस्ट के रूप में लिख दें, इन चीजों को एक लिस्ट के रूप में बना दें, तो ये कुछ ऐसा होगा। हाइड्रोजन के लिए इट वुड बी 1 म्यू, हीलियम के लिए 4 म्यू, लिथियम 7 म्यू, बेरिलियम 9 म्यू, है ना।
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बोरोन के लिए कितना 11 म्यू, इसके लिए 12 म्यू, इसके लिए 14 म्यू, इसके लिए 16 म्यू और इसके लिए 19 म्यू। नियॉन, नियॉन के लिए कितना, नियॉन के लिए हो जाएगा फिर 20 म्यू। सोडियम 23 म्यू। ये लीनियर पैटर्न में लिख रहा है। एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाएगी तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चलेगा। सोडियम 11 है। मैग्नीशियम 12, 12 का होगा 24 म्यू। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 है, इसका ऑड है तो डबल प्लस वन होता है ऑड के लिए, है ना, आपने पढ़ भी रखा होगा 10 तक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो सिलिकॉन के लिए 28 म्यू, फास्फोरस के लिए 31 म्यू, सल्फर के लिए 32 म्यू, क्लोरीन के लिए 35.5 म्यू, है ना, इस तरीके से ये वैल्यू है। अगर और बात की जाए तो कैल्शियम, क्लोरीन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के लिए 39 म्यू, कैल्शियम के लिए 40 म्यू। तो अप टू 40 याद रख लेंगे। कुछ रैंडम के भी याद रख सकते हैं, जैसे कि सिल्वर का 108 म्यू, आयरन का 55.85 होता है, जिसे 56 म्यू याद रख सकते हैं। जैसे मैंगनीज का 55 म्यू होता है। कई बार ये सब कॉमन एलिमेंट्स है तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे आयोडीन का 127 म्यू, जैसे ब्रोमीन का 80 म्यू। तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, इतने के याद रख सकते हैं हम। ठीक है, डन। अब ये अगर हम म्यू में बता रहे हैं, यानी कि ये जो मासेस हैं वो हम बता रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास में, और हम चाहते हैं कि नहीं भाई, हम इसको बताना चाहते हैं, आई वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ दीज एटम्स इन ग्राम, हमको ग्राम में लिखना है। तो फिर क्या करना, जैसे बोरोन ही है, बोरोन का अगर हमको ग्राम में लिखना है तो एक एटम का वजन हम कितना लिखेंगे, 11 इंटू 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। यानी वही जो म्यू की वैल्यू थी, आई पुट इट इन ग्राम। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू या रेशियो टू। तो रिलेटिव, रिलेटिव टू 1/12 द मास ऑफ C12 कार्बन एटम। मतलब क्या हुआ इसका, इसका सिंपल मतलब है कि जैसे अगर हमको रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है हीलियम का, तो हम लिखेंगे हीलियम के एक एटम का मास दैट इज 4 म्यू विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम। तो C12 का मास होता है 12 म्यू। तो ये म्यू एंड म्यू, अच्छा याद भी है, ये 1/12 द मास ऑफ C12, इसी को तो बोलते हैं म्यू, यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 4। तो याद रखेंगे कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ये यूनिटलेस। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में ऐसा लिख देते हैं, मेनी टाइम्स इट इज रिटन लाइक दिस। क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा कि आप एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ऐसा लिख देगा कि फाइंड relative atomic mass of calcium if reference is taken as 1/6 the mass of C2। अब देखो कैसे, कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास हम लिखेंगे 40 म्यू, 1/6 इंटू 12 म्यू, तो यह आ जाएगा 20। डन है। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास अजीब सा दे देगा कुछ, और बोलेगा अच्छा अब हम क्या किए ना कि रेफरेंस को चेंज कर दिए, बताओ तो जरा नया रेफरेंस। इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लेट अस सपोज इन दिस मैनर, इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 30, फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, कैसे टैकल करें। इसका मतलब तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई जो कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो तो 40 ही होना चाहिए था, लेकिन है कितना 30। इसका मतलब है कि रेफरेंस में कोई फेरबदल किया गया है, 1/12 को यूज नहीं किया गया है, जो कि डेफिनेशन क्या है। तो ठीक है, तो फिर इस हिसाब से ऑक्सीजन का होना चाहिए था 16, होगा कितना x, क्योंकि अगर इसमें जो रेफरेंस यूज हुआ है वही सेम रेफरेंस तो इसमें भी यूज होगा, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो फिर क्या होना चाहिए, 40:30 इज इक्वल्स टू 16:x।
x is equals to 12। दिस इज इट, यूनिटलेस होता है लेकिन। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए इसी आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बोलता है आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है वो 98% है और 2% है रेस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज, तो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 14 का नंबर कितना है। अब इसको ऐसे समझे कि जैसे कार्बन 12 बटे कार्बन 14 का ये जो नंबर है वो है 98/2 यानी कि 49/1, यानी कि अगर हम बोलते हैं तो कार्बन 12 को लिख सकते हैं 49 इंटू कार्बन 14। डन, ये एक बात समझ में आया। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि मेरे पास इन टोटल मेरे पास N1 मोल है, N1 मोल है किसका, या ऐसे बोलते हैं मोल अभी आपको मैंने नहीं बताया है तो आई विल नॉट यूज मोल ओवर हियर। हम बोलते हैं N1 पार्टिकल्स है किसका, N1 पार्टिकल्स यानी एटम्स हैं तो किसका, तो हम बोलते हैं कार्बन 12 का। और N2 एटम्स यानी पार्टिकल्स हैं किसका, तो कार्बन 14 का। डन, समझ में आया यहां तक, ठीक है, हाँ सर हाँ ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो अगर हम इस कार्बन 12 की मास के मास की बात करें तो ये कितना होगा, तो ये होना चाहिए 12 म्यू। और अगर इसके मास की बात करें तो ये होना चाहिए 14 म्यू। अगर हम ग्राम में लिखें तो 12 इंटू 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। इसके लिए 14 इंटू 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। डन है। अब हम बोलते हैं कि सुनो, इतने एटम्स हैं, एक एटम का वजन तो है 12 म्यू और इतने सारे एटम्स हैं तो टोटल वजन कितना हो, तो 12 इंटू ये 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 इंटू N1 प्लस 14 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 इंटू N2 विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। अब ऐसा करें कि हम ये जो 1.66 है इसको कॉमन ले लें और 12 से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि 12 इंटू N1 प्लस 14 इंटू N2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24। अब 1 अपॉन याद रखेंगे, ध्यान से समझना है, 1 अपॉन ये 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 जो है, ये 1.66 को वी कैन राइट 10 अपॉन 6। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 6। अब ध्यान से देखना, या इसको ऐसे कर लें कि एक सेकंड, ये जो नंबर है 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू म्यू बोले थे हम। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये एक म्यू के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 अपॉन म्यू क्या होगा, तो एवोगाड्रो नंबर होगा। तो एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब ये कितना आ गया, 12 इंटू 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, ये नंबर आया। अब हम बोल रहे हैं 12 N1 प्लस 14 N2। अब ध्यान से सुनना है बात को, ये नंबर दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब ऐसा बोले कि ये जो N1 है वो क्या है, तो N1 जो है वो नंबर ऑफ कार्बन 12 के पार्टिकल्स को हम माने थे, यही माने थे। तो कार्बन 12 का जो नंबर है वो 49 इंटू कार्बन 14 का नंबर है। तो 12 इंटू 49 इंटू N2 यानी कार्बन 14 का नंबर, इसे N2 बोल सकते हैं और इसे N1 बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा सिंपली प्लस 14 इंटू N2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। नाउ डन। अब आप देखो 12 इंटू 49, तो 12 इंटू 50 कितना होगा, 600। 600 में से 12 गया 588। अब 588 प्लस 14 तो अगेन 602। तो इट इज 602 N2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6.022 गुने 10 के पावर 23। नाउ अगर इसे देखा जाए तो ये कटता है कितने से, 100 बार। तो ये फिर हटा, यहां पर में आएगा 10 के पावर 21। तो ये 12 इंटू 10 के पावर 21, कोई ऑप्शन दिखता है, हाँ 1.2 इंटू 10 के पावर 22। अब इतना ये जो लंबा चौड़ा थोड़ा सा नंबर दिख रहा है वो इसलिए कि बिकॉज आई एम नॉट टॉट यू मोल्स, मोल क्या होता है ये सारी बातें नहीं बताए हैं हम।
इसीलिए अभी आई हैव अवॉइडेड इन दिस कैलकुलेशन कि भाई मैं मोल का यूज, आई हैव अवॉइडेड, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दैट मच डिटेल ओनली जो अभी मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया था, यहां देखो आप, यहां बताया था कि वन अपॉन ये जो म्यू होता है वो वन अपॉन एवोगाड्रो नंबर होता है, एवोगाड्रो नंबर की ये वैल्यू होती है। अच्छा, वैल्यू आई कहां से, अगर कुछ रेफरेंस बदलेंगे तो क्या ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये सब बातें भी वी विल डिस्कस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इन अ सैंपल ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग ओनली क्लोरीन 35, atomic weight 34.9 and chlorine 37, atomic weight 36.9, isotope is 0.6। देखिए क्लोरीन 35 का बोलता है, क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। ठीक है, डन। अब बोल रहा है इसका वजन कितना है, इसका वजन है 34.9, इसका वजन कितना है, इसका वजन है 36.9। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना है, तो फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इन अ सैंपल ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग ओनली क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, आइसोटोप इज 0.6, इसका है 0.6, इसका कितना होगा फिर 0.4। तो हम लोगों को क्या करना है कि इसका मास इंटू फ्रैक्शन, मास इंटू फ्रैक्शन, तो टोटल मास निकल जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल, वन ही आने। अब अपने को क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पार्ट, चलो मल्टीप्लाई करना चालू करें। 34.9 इंटू 0.6, ये मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, देखते हैं। 9 6 54 5 25 29 2 अगेन 18 20। ठीक है, उसके बाद तो जीरो, फिर उसके बाद डेसिमल कितने पे है, तो डेसिमल है एक पे, तो 209.4। अगले को करें तो 36.9 इंटू 0.4, 6 3 और ये 27 2 और ये 14, सॉरी 12, हाँ 14, तो 147.6, तो 209.4, 209 पॉइंट, सॉरी 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो 20.94 प्लस 14.76, तो ये आ जाएगा जीरो, और ये 6 एक 7 एंड 5 एंड 3 35.7, इट वुड बी 35.7। तो टोटल मास अपॉन टोटल नंबर, एवरेज तो ऐसे ही निकलता है, एवरेज मास ऐसे ही निकलता है, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन अगेन ऐसा ही है बट ये रेशियो पे बेस्ड है। द वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कंटेन्स कार्बन 12, इसमें क्या है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, रेशियो क्या है भाई, 4:1 का रेशियो है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन गैस प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस डिस्पोज्ड वेस्ट, बोल रहा है कि द वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कंटेन्स कार्बन 12, कार्बन 14, और इनका रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4:1 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम को बोलता है कि भाई अगर मेरे पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक वेस्ट है, इस वेस्ट में कार्बन 12 और कार्बन 14 इस रेशियो में मौजूद है, और इससे हम बना रहे हैं मीथेन, इससे क्या बना रहे हैं, इस कार्बन की मदद से हम बना रहे हैं मीथेन। अब पूछता है कि अच्छा सुनो, ये बताओ कि ये जो मीथेन बना है इसका व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो। तो भाई मॉलिक्यूलर मास के लिए हमको क्या करना होगा, सिंपली कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास, इन दोनों के मासेस को जोड़ देंगे तो यही मिलेगा। कार्बन का क्या मास लिया जाए, नेचुरल अबंडेंस दिया 98% और 2%, असल में इस परसेंटेज का कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई ये तो नेचर में ना होता है परसेंटेज, यहाँ तो जो मीथेन बनने वाला है वो तो रेडियो एक्टिव सोर्स वाले मटेरियल से बनने वाला है, तो उसमें जो परसेंटेज है उस हिसाब से हमको मीथेन का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो देखो ये अगर हम एवरेज निकाले कार्बन का तो ये आ जाएगा 12 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 48 प्लस 12 कितना होता है 60, 60 प्लस 2 62 अपॉन 5, इट वुड बी 12.4। ठीक है, अब 12.4 और 4 हाइड्रोजन का वजन 4, तो 16.4 शुड बी द आंसर। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि भाई यहाँ कार्बन का एवरेज निकालना, और ये 98 और 2% से कुछ होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बाहर का परसेंटेज है। कार्बन के जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसमें तो परसेंटेज 4 और 1 का ही है, तो उसका उसी से बन रहा है मीथेन, तो जो रेशियो निकालना है अपने को वो इसी से निकलेगा। डन, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है भाई ग्राम एटॉमिक मास, तो इसको डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इट इज द मास ऑफ, एक सिंगल नहीं,
वन मोल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्या है भाई ग्राम एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक मोल। अब ये एक मोल क्या है? व्हाट इज दिस वन मोल? ये कहानी अब समझना है। तो देखो, वन मोल इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक मोल बेसिकली एक यूनिट है नंबर को काउंट करने का, यानी यूनिट टू काउंट नंबर नंबर ऑफ सब्सटेंस। याद रखेंगे, इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है, वेरी लार्ज। तो क्या है एक मोल? एक मोल एक यूनिट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने का। जैसे हम एक बार बोलते हैं एक डजन, यानी एक दर्जन, हिंदी में बोलते हैं दर्जन। तो जब भी हम बोले एक डजन, तो एक बार में 12 का गिनती कंप्लीट हो गया, यानी 12 की गिनती कंप्लीट हो गई। ऐसे ही कभी हम बोले वन स्कोर, तो उसका मतलब होता है 20। स्कोर का मतलब 20 होता है, ठीक है। और ऐसे ही बोलते हैं कि वन डजन, तो एक डजन जो है उसका मतलब हो गया 12। तो जैसे एक डजन एप्पल्स है, तो मतलब एक बार में बोल दिए क्या कि भाई 12 एप्पल है। दो डजन है तो एक बार में 24 का संख्या काउंट कर दिए। अगर हम बोल दिए 10 डजन है तो 120 का नंबर एक बार में काउंट कर दिया। बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जब हम बोलते हैं एक मोल, तो एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स, यानी ये एक नंबर का कलेक्शन है। ये नंबर क्या है? ये नंबर है एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 6.022। ऐसे तो एग्जैक्ट अगर वैल्यू हम बोलें तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ऐसा होता है, 1.6.022 14076 इंटू 10 के पावर 23, ये होता है। इतना पे नहीं जाएंगे, हम लोग वैल्यू लेंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23। कई बार तो अप्रोक्स करके 6 इंटू 10 के पावर 23 ले लिया जाता है इन मेनी क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलता है। चलो डन, अब आगे समझते हैं। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि भाई वन मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स, तो आपके मन में एक डाउट आता है कि अच्छा सर यही वाला स्पेसिफिक नंबर क्यों है? कोई रैंडम सा भी तो नंबर हो सकता था, कुछ और हो सकता था, कोई एक कंप्लीट नंबर होता। सर आप 10 के पावर 23 ही रखते हैं। हम थोड़ी रखे हैं यार, पहले से रखा हुआ है। तो ये नंबर का क्या राज है ना? तो इसको कैसे डिफाइन करें? तो ध्यान से समझते चलेंगे अब यहाँ इस नंबर का राज। तो ये जो एवोगाड्रो नंबर है, ये जो एवोगाड्रो नंबर है, इसे बोलते हैं, एनए से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये होता है बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 सैंपल। C12 कार्बन सैंपल। अगर हम C12 कार्बन का 12 ग्राम सैंपल लेकर के आते हैं, कितना? 12 ग्राम सैंपल लेकर के आते हैं। कितना? 12 ग्राम सैंपल लेकर के आते हैं, तो उसमें जितने कार्बन के एटम्स होंगे उन्हीं को एवोगाड्रो नंबर कहा जाए। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से समझे, कार्बन ही क्यों और 12 ग्राम ही कार्बन क्यों, और ये गिन कौन रहा है ना? ये दो तीन सवाल मन में आता होगा। देखो इसको ध्यान से समझना। असल में पहले मास का यूनिट डिफाइन है। किसका यूनिट? मास का। मास का यूनिट डिफाइन हुआ म्यू। म्यू क्या था? 1/12 मास ऑफ C12। 1/12 मास ऑफ C12। ठीक है, पहले मास का यूनिट डिफाइन हुआ कि चलो भाई मास मेजर किया जाएगा, तो पहले डाल्टन डिफाइन हुआ, फिर एमयू डिफाइन हुआ, फिर म्यू डिफाइन हुआ। ठीक है, तो बोला जा रहा है, अच्छा तो वैसे ही ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी बदलती हुई आती है, थोड़ा थोड़ा बदलता है, क्योंकि क्या है ना कि डाल्टन से एमयू का वैल्यू थोड़ा सा ही बदला और एमयू से म्यू का वैल्यू थोड़ा सा ही बदला। तो ठीक जैसे ये सीक्वेंस आया है कि जैसे ये थोड़ा थोड़ा वैल्यू बदला, वैसे ही एवोगाड्रो नंबर का भी वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, मतलब ज्यादा नहीं चेंज किया, थोड़ा थोड़ा चेंज किया। ठीक, क्यों चेंज किया है वो समझते हैं। क्या है कि जैसे अगर एक म्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम। ठीक है, क्या होता है कि ये जो एवोगाड्रो नंबर है, ये एक ऐसा नंबर चुनना था हमको कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक
लेट अस टेक कि एक एटम का वजन कुछ किस टर्म्स में है, तो म्यू के टर्म्स में। एक सिंगल एटम का वजन किन टर्म्स में है, तो म्यू के टर्म्स में। एटॉमिक मास यूनिट पहले होता था, अब ये यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है सर। तो हमको ना एक ऐसे नंबर की तलाश थी जिसके साथ अगर हम म्यू को गुना करें तो ये हमको 1 दे। क्या देगा? 1। दिस इज कॉल्ड मोलर मास कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे? इसे कहते हैं मोलर मास कांस्टेंट। क्या दे? 1 ग्राम। क्या दे? 1 ग्राम दे। बहुत अच्छे से समझना है। क्या दे? 1 ग्राम दे। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमको किसी ऐसे नंबर की तलाश थी जिसके साथ अगर हम म्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने को क्या दे? 1 ग्राम। ठीक है। तो अब ये नंबर क्या आएगा? पहले म्यू डिफाइन हो चुका है कि भाई म्यू क्या होता है? 1/12 द मास ऑफ C12 कार्बन एटम। तो भाई 1 डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ C12। अब ये 1/12 का 12 ऊपर गया तो 12 अपॉन मास ऑफ C12। ये आया क्या? ये नंबर। अब ये जो नंबर है ये क्या डिफाइन हो रहा है? देखो जरा, 12 डिवाइडेड बाई मास ऑफ C12 कार्बन एटम। मतलब 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं एक कार्बन एटम से, और ये क्या है? 12 क्या है? ये 1 ग्राम है, तो ये 12 क्या होगा? दिस वुड बी 12 ग्राम। ये क्या होगा? 12 ग्राम होगा। अब आप समझिए, तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाई एक एटम का वजन, इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा नंबर ऑफ एटम्स। इससे निकलेगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इससे डेफिनेशन आया, इसी से डेफिनेशन आया किसका? तो म्यू सॉरी एवोगाड्रो नंबर का, कि व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? तो इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम्स होते हैं, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे म्यू, यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास, या एमयू भी बोल लो। अब तो एमयू भी बढ़ा। ठीक है, यहां तक बात समझ। तो ये कैसे कैसे सीक्वेंस हुआ है? तो सीक्वेंस को अब एक बार फिर से लिखे, सीक्वेंस कैसे कैसे हुआ है? तो सीक्वेंस हुआ है, सबसे पहले एक म्यू डिफाइन हुआ। एक म्यू की वैल्यू आई 1/12 मास ऑफ C12। इसका वैल्यू है 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। डन। फिर डिफाइन हुआ कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि इस 1 म्यू को मल्टीप्लाई करे तो 1 ग्राम दे। तो ये नंबर निकल के आया 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 म्यू। तो 1 म्यू का वैल्यू है 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम, जो कि वैल्यू देता है 6.022 गुने 10 के पावर 6.022 गुने 10 के पावर 23। कितने देता है? जस्ट अ सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया। ये क्या वैल्यू देता है? दिस गिव्स अस द वैल्यू, ये डिवाइडेड बाय इतना ग्राम, तो ये वैल्यू क्या देगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23 प्लस में 23। बात समझ में आया? अच्छा, ये असल में इसका यूनिट थोड़ा सा गड़बड़ लिखे हैं। मोलर मास कांस्टेंट जो है ना, इसका यूनिट होता है 1 ग्राम पर मोल। 1 ग्राम पर मोल। तो ये 12 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाता है 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 1 ग्राम पर मोल। तो ये पर मोल। एवोगाड्रो नंबर का जो यूनिट होता है वो होता है पर मोल। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवोगाड्रो नंबर एक यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है। हाँ, नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि इसकी यूनिट क्या है, तो वी विल डिफाइन इट एज पर मोल। क्या बोलेंगे? पर मोल बोलेंगे। ठीक है, चलो जी, डन। तो ये क्या होता है? 6.022 into 10 के पावर 23। दिस इज द बेसिक नंबर, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। अब आगे समझो। आगे ये समझने वाला पॉइंट है कि अगर इन फ्यूचर मान लेते हैं म्यू की वैल्यू बदल जाए, मान लेते हैं म्यू की वैल्यू बदल जाए, और म्यू की वैल्यू हो जाए, म्यू की वैल्यू कुछ और हो जाए, म्यू की वैल्यू हो जाए 1/12 नहीं, मान लेते हैं म्यू की वैल्यू हो जाए, सपोज, क्या है? सपोज म्यू बन जाए 1/6 द मास ऑफ C12 कार्बन एटम। ठीक है, तो आप समझना, एक म्यू और एक एवोगाड्रो नंबर ऐसे डिफाइन होता है कि दोनों मल्टीप्लाई करके हमेशा 1 ग्राम पर मोल दे, जिसे कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मोलर मास कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 म्यू बराबर आएगा 1 डिवाइड सॉरी 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 1 म्यू नहीं, 1 म्यू नहीं, 1 एवोगाड्रो नंबर। क्या आएगा? 1 एवोगाड्रो नंबर बराबर आएगा 1 अपॉन म्यू। और ये म्यू अगर हमको डेफिनेशन चाहिए तो देखो कैसे मिलेगा।
1/1/6 मास ऑफ C12। ठीक है, अब देखो ये 6 गया ऊपर, तो ये बनेगा 6 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ C12। तो इसका क्या डेफिनेशन बनेगा, डेफिनेशन क्या बनेगा, एक एवोगाड्रो नंबर का, नए एवोगाड्रो नंबर का डेफिनेशन क्या बनेगा, ये बनेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। आप समझ रहे हो, डेफिनेशन बदल गया इसका। सर वैल्यू भी बदल जाएगा क्या, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 की जगह कोई और वैल्यू आएगा? जवाब है हाँ, वैल्यू भी बदल सकता है। जरा देखो कैसे। 1 एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 1/12 द मास 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू मास ऑफ C12, यही है। ठीक है, तो अब अगर हम बोलते हैं 1 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई 1 म्यू, ये म्यू अब क्या है, ये 1/6 इंटू मास ऑफ C12, कितना होगा, ये वैल्यू होगा 1/12। जो होता था 1/12 मास ऑफ C12 कितना होता था, ये होता था 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। याद करो, तो 1/6 इंटू मास ऑफ C12 कितना होगा, ये आ जाएगा 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 इंटू 2, क्योंकि ये इसका दुगना है। तो ये क्या हुआ, यानी कि वैल्यू में क्या दिखाई दे रहा है, वैल्यू में ये दिखाई दे रहा है आपको, आपको वैल्यू में क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू है ये हो चुकी है 1/1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 इंटू 2। ये जो नंबर था ये था पुराना एवोगाड्रो नंबर, और ये है नया एवोगाड्रो नंबर, ये नया म्यू लो, म्यू डैश लो, म्यू डैश लो, म्यू डैश लिखो इसको। तो ये जो नया एवोगाड्रो नंबर है वो असल में पुराने एवोगाड्रो नंबर, सॉरी पुराने में डैश नहीं है ना, पुराने में डैश नहीं है, ये असल में पुराने एवोगाड्रो नंबर का क्या होगा, हाफ होगा। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग केस। क्या है भाई, क्या क्या सीख लिए सर, हम लोग ये सीखे कि अगर व्हाट इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ म्यू। देखो पहले म्यू डिफाइन हुआ 1/12 मास ऑफ C12, ठीक है, उसके बाद जाकर के डिफाइन हो रहा है अपना एवोगाड्रो नंबर, ऐसा कि ये एवोगाड्रो नंबर इनटू म्यू करने पे 1 ग्राम पर मोल दे। ठीक है, तो ये डिफाइन हो रहा है 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं वही है एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 गुने 10 के पावर 23। और सपोज कि हम लोग क्या करें, सपोज कि हम लोग क्या करें, एक क्वेश्चन क्रिएट करें कि अगर नया वाला म्यू पुराने वाले म्यू का डबल है, तो एवोगाड्रो नंबर नया वाला पुराने वाले एवोगाड्रो नंबर का हाफ होगा। क्या होगा, हाफ होगा। सच दैट कि अगर दोनों को गुना किया जाए, इसको इसको गुना किया जाए, तो ये 2 और 2 कट जाए और 1 ही आए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर हम पुराने वाले म्यू को डबल करते हैं तो एवोगाड्रो नंबर हाफ हो जाएगा। अगर हम म्यू को ट्रिपल करते हैं तो एवोगाड्रो नंबर 1/3 हो जाएगा। अगर हम म्यू को हाफ करते हैं, हाफ, डबल नहीं कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, म्यू को हाफ कर रहे हैं, तो एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये चेंजेस ऐसे होते हैं ताकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 ग्राम पर मोल दे। तो म्यू किस पे डिपेंड करता है, सवाल है, सॉरी म्यू बोल, एवोगाड्रो नंबर किस पे डिपेंड करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवोगाड्रो नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवोगाड्रो नंबर डिपेंड्स अपॉन द यूनिफाइड एटॉमिक mass, that is the unit of the atomic mass unit, atomic mass value of the atomic mass unit किस पे डिपेंड करता है एवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक मास यूनिट के वैल्यू पे या म्यू के वैल्यू पे। इसको नोट करके लिख लें यहाँ पर, चलो नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। अरे यार ये तो लिखना भी नहीं था, लिखा, जस्ट अ सेकंड लेट मी रीड इट हो रहा है। क्या सीखे हम लोग, सीखे नोट करके सीखें कि अगर एवोगाड्रो नंबर की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है किस पे, तो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ म्यू। अगर म्यू की वैल्यू बदली जाएगी, म्यू की वैल्यू बदली जाएगी तो जो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है दैट विल आल्सो चेंज। चलो बढ़ेंगे। तो अच्छा, अगर हम अब ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो सिंपल है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है,
एक मूल एटम का मास, यहां पर रहे थे हम, यहां पर रहे थे। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे अगर हमसे कोई ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास पूछता है तो हम बोलेंगे देखो जी, एक एटम का मास तो है 16 म्यू, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स, तो एवोगाड्रो नंबर। तो ये दोनों बना ही ऐसे है कि गुना करने पे ग्राम पर मोल दे, क्या दे, ग्राम पर मोल दे, 1 ग्राम पर मोल दे, तो कितना आ जाएगा, 16 ग्राम पर मोल। इट इज डन। सो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम पर मोल। अगर हम बोले जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होगा, तो 1 ग्राम पर मोल। अगर हम बोले लिथियम का क्या होगा, तो 7 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से ये होता है। चलो डन। ठीक है, तो इसी को एक टेबल के फॉर्म में लिख लें हम लोग। अच्छा, कई बार एक टर्म आप सुनोगे, ग्राम एटम, ये होता है ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम मीन्स, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है बेसिकली 1 मोल। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल ऑफ एटम्स। जैसे इसको हम समझाएं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, इसका मतलब होगा 3 मोल ऑफ सल्फर एटम्स। ठीक है, इस तरीके से समझना है चीजों को। 4 ग्राम एटम्स ऑफ सिल्वर, तो आप लिखेंगे कि 4 मोल्स ऑफ सिल्वर एटम्स। क्लियर एकदम। और 3 मोल का मतलब हुआ, 3 मोल का मतलब हुआ 3 × 6.022 गुने 10 के पावर 23, इतने सारे एटम्स। 4 × 6.022 गुने 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 बहुत बड़ा नंबर होता है, ये आप समझो। 10 के पावर 7 1 करोड़ होता है, तो मतलब हो गया इसका 1 करोड़ गुने 1 करोड़ गुने 1 करोड़ गुने 602, तो बहुत बड़ा नंबर हुआ। ठीक है, तो अब ये था ग्राम एटॉमिक मास। अब एक बार जरा हम कंपैरिजन बता दें, तीनों जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, कि मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट वी हैव ऑलरेडी रेड कि भाई लिथियम, सोडियम, और चलो कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, और इसका तीनों टाइप का मास लिखते हैं। कौन कौन सा मास? तो एक तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, फिर लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम, फिर उसके बाद लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। चलो लिख के देखते हैं कितना आएगा। 7 म्यू, 7 ग्राम पर मोल। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा, है ना। जैसे इसके लिए बोलेंगे 11 म्यू, 11 और 11 ग्राम पर मोल। इसके लिए बोलेंगे 40 म्यू, 40 और 40 ग्राम पर मोल। We will wrap up this video till here only, and we have studied how to write the masses of atoms. अच्छा, अभी मोल के बारे में हम इतना चीज बताएं, तो ऐसा नहीं है कि मोल का डिस्कशन खत्म हो गया। मोल तो बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को, मोल समझेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझे एक एटम के मास के बारे में। अब हम लोग समझेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मास ऑफ मॉलिक्यूल, एंड in that same video lecture or maybe in the next we will study the concept of mole, जहां फिर से I'll repeat कि भाई ये एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये एवोगाड्रो नंबर आया कैसे, ये म्यू पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे म्यू की वैल्यू को चेंज करने पे चेंज करता है, एक्सेट्रा ईच एंड everything we will do a quick recap of it. ठीक है, so that's it for today. Thank you for watching this video lecture. If you find it helpful, kindly do like it and share it to the ones who require it. See you, and subscribe to the channel also. See you, bye.